हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 25 मार्च 2017। सो हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द नेक्स्ट इज मेडिटेरियन सी, थर्ड इज लिम्बू एंड तमांग ट्राइब्स, देन फोर्थ इज इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, फिफ्थ इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्स्थ इज पायलट प्रोजेक्ट ऑन राम सेतु, देन आफ्टर दैट वर्ल्ड meteorological organization, then next is United Nations Human Rights Councils and last is Energy Architecture Performance। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, वो रिसेंटली जो हमारे सिद्धू जी है इनकी वजह से न्यूज़ में, तो देख लेते हैं ये क्या है। इसमें इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इट इज मीन्स टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रिजर्व द सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो एक पर्टिकुलर ऑफिस है उसका मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसके बारे में, इसके बीच में सेपरेशन हो अच्छे से रहना चाहिए, इसलिए ये टर्म जो है वो बनाई गई थी। देन नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज्ड इन आर्टिकल 102 IA of the Indian Constitution, which bars a member of Indian Parliament from holding an office that would give its occupant opportunity to gain financial advantage or benefits। मतलब ये इस आर्टिकल में बनाया गया है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। क्यों? तो जो इस पोस्ट का ऑक्यूपेंट होगा उसको कुछ फाइनेंशियल गेन या एडवांटेज ना मिल सके, इसलिए ऐसा है। सेकेंड स्टेटमेंट है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव कैनॉट होल्ड अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है ऐसा, सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है। एंड यहाँ पे कहा है जो हमारा RPA एक्ट जो है उसमें भी ऐसे प्रावधान है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट विच यील्ड सैलरीज, पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, सो हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। 1 and 2, 1 2 3, 1 3 4 एंड ऑल। जी देखिए, इसका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ऑब्वियस है। इसका डेफिनेशन दी गई है ये कि सिक्योर करता है इंडिपेंडेंस जो लेजिस्लेचर की है और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर को ये डिस्टिंग्विश करता है इससे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। मतलब इसमें ऐसा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है कि 102 IA, आप अगर बस 102 I इतना भी याद रखें तो भी ठीक है आपके लिए। ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के 102 IA इसमें प्रोवाइड की गई है ये टर्म। नेक्स्ट इज जो है वो सेक्शन 9 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें भी ये बताई गई है। मतलब इसके अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, ऐसा बताया गया है। तो ये बात भी सही है। इसका भी आप डायरेक्टली ऐसा याद रख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी इसके बारे में मनाही कर दी गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ ही साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी पोस्ट अगर कोई होगी, उससे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो ऑक्यूपेंट है उसको कोई फायदा हो रहा हो तो उसे भी मतलब किया गया है। अभी आप देख सकते हो जो सिद्धू जी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, अभी वो स्टेट गवर्नमेंट में है। साथ ही साथ पिछले साल है ना, दिल्ली में भी ऐसा ही वाकया हुआ था जब कुछ दिल्ली के समथिंग 32 जो मेंबर्स है उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसे दिया गया था। इस वजह से कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे। सो ये बात तो हो गई। मतलब हमारा जो आंसर है वो है 1 2 एंड 3, दैट इज बी। ठीक है, तो ये बात हमने बता दी। आर्टिकल है ये याद रखना है। द पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ इसमें कवर किए जाते हैं। और एक बात है, पार्लियामेंट में ना पहले एक एक्ट बनाया गया था, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, जिसको 1950, 1951 एंड 1953 ऐसे था, जिसमें कुछ पोस्ट जो थी ना उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था कि मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया था। लेकिन बाद में इन तीनों जो एक्ट है इनको रिप्लेस कर दिया इस एक्ट के बदौलत, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। मतलब ऐसे कुछ पोस्ट है जो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड मीन्स इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, ऐसा है ये स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट क्या है, तो इतना सेक्शन 9A इतना हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में और एक बार, दैट इज 191E जो है उसमें भी फिर से इसको मेंशन किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। और अगर आपको इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो, एग्जाम्पल देना हो, सॉरी, तो एग्जाम्पल क्या है कि जया बच्चन जी जो है उनको राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो जो उत्तर प्रदेश का फिल्म डेवलपमेंट फेडरेशन है उसकी भी चेयरपर्सन थी। मतलब राज्यसभा का मेंबर होते वक्त उन्होंने ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो धारण किया था, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, आप यूपीएससी में है ना जितने ज़्यादा हो सके उतने एग्जाम्पल दिया कीजिए, सो दैट हमारे आंसर को एक अच्छा वाला बूस्ट मिलता है उससे। ठीक है,
सो अब स्टार्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ही बारे में है। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड करता है तो उसको क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो अभी देखते हैं हमारा डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ए इज गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन, मतलब ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, ऐसा ए स्टेटमेंट है। बी इज गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की ओपिनियन पे डिपेंड करता है ये। देन थर्ड इज गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपिनियन के बाद गवर्नर डिसाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट इज गवर्नर कैन डिस्क्वालीफाई द मेंबर ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब पहले कहा गया है खुद से कर सकते हैं, बाद में कहा है प्रेसिडेंट, देन इलेक्शन कमीशन एंड लास्ट इज सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज इलेक्शन कमीशन की राय के बाद ही गवर्नर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना है। और एक बात देख लीजिए कि ये ना अभी बहुत ही हॉट हॉट इशू है अभी का, और हो सकता है कि इसमें मेंस में शायद इथिक्स में भी ये पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि ये इथिकल है या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके बारे में अभी तक ऐसे कुछ बताया गया नहीं है कि अगर वो सिद्धू जी जो है वो कपिल शर्मा के शो में भी आते हैं तो ये तो मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है नहीं ये अभी के लिए। तो शायद इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि आप क्या सोचते हो कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अपना एक कुछ विचार इस पे बना के रखिए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस शेयर्स बॉर्डर विथ मेडिटेरियन सी। हमारा जो मेडिटेरियन सी है उसके साइड में कौन से देश है, ये एक पूछा गया है। सो फर्स्ट इज इजिप्ट, नेक्स्ट इज लीबिया, थर्ड इज सीरिया, फोर्थ इज जॉर्डन एंड फिफ्थ इज लेबनान। जी, मेडिटेरियन सी का जो एरिया है ना वो बहुत ही बार न्यूज़ में रहता है, यूपीएससी ने 2 बार इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है इसके रिलेटेड। सो आप देख लीजिए इसका मैप जो है वो जितना हो सके इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे ऑप्शंस देख के बता सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 5, मतलब जो लेबनान जो है यहाँ पे, सॉरी जॉर्डन जो है यहाँ पे, वो इसका मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। ये देखिए यहाँ पे है ये जॉर्डन जो बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था इजिप्ट, तो इजिप्ट जो है वो यहाँ पे है। सीरिया, सीरिया ही था ना, लीबिया सीरिया, जी लीबिया देखिए ये वाला लीबिया है, बॉर्डर शेयर करता है। सीरिया यहाँ पे है, ये बॉर्डर शेयर करता है। ये जॉर्डन जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। एंड लास्ट जो है वो लेबनान, वो यहाँ पे, लेबनान यहाँ पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि टर्की कौन से 2 सी के बीच में है, तो बाल्टिक सी और मेडिटेरियन सी ऐसा भी है। और बाकी भी ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इस रीजन के जो बाकी जो देश है वो हमें देखना है अच्छे से। ठीक है, तो आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी इसकी न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं पहले। न्यूज़ क्या थी, तो हमने क्वेश्चन क्यों फॉर्म किया, तो इजिप्ट के जो एक्स प्रेसिडेंट थे होस्नी मुबारक, इनको है ना 6 साल के बाद डिटेंशन से फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 2011 में इन्होंने 1981 से ये प्रेसिडेंट थे, और फिर 2011 में इनके खिलाफ एक क्या कह सकते हैं आप, रिवॉल्यूशन हुई, इजिप्शियन रिवॉल्यूशन 2011। इस 18 डेज चली ये रिवॉल्यूशन, और इसके बाद मतलब उस समय वाक्य ऐसा हुआ था कि इन पे ऐसे एलिगेशंस थे कि इनकी वजह से कुछ जो प्रोटेस्टर है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो कोर्ट ने तब उनको पहले तो आजीवन कारावास की शिक्षा सुनाई थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनको फ्री कर दिया गया है अभी। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, हमें तो न्यूज़ के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजिप्ट कहाँ पे ये हमने मैप में देख लिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिम्बू एंड तमांग ट्राइब्स बिलोंग्स टू। तो ये ट्राइब्स जो है दोनों वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम। सो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज सिक्किम। ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये 2 न्यूज़ थी रिसेंटली, मतलब एक न्यूज़ सेम है, अलग अलग पेपर की न्यूज़ है। NCST दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल फॉर 5 एडिशनल सीट्स फॉर ट्राइब्स इन सिक्किम असेंबली। और बाकी दूसरी भी न्यूज़ यही थी। तो इसने जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसने
5 एडिशनल सीट जो है वो सिक्किम असेंबली में बनाने के लिए एक हामी भर दी है। और पहले मतलब टोटल 8 सीट बनाई जाने वाली है नई, उसमें से 5 जो है वो इन दोनों ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी गई है। ये अभी 32 से इनकी 40 सीट हो जाएगी असेंबली में। ये हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं कि इतना, मतलब ये यूपीएससी तो पूछती नहीं है, एसएससी भी नहीं पूछती कि इस पर्टिकुलर स्टेट के असेंबली में कितने जगह है वगैरह। हमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बारे में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है, इट वाज एस्टेब्लिश बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338। ओके, 338 जो है था वो आर्टिकल अमेंड करके नया आर्टिकल 338A इसको इंक्लूड कर दिया गया। क्या कौन से, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था हमारा 89th अमेंडमेंट 2003 का, इससे ये बनाया गया था। ठीक है, बाय अमेंडिंग दैट, इसके पहले क्या था, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये रिप्लेस कर दिए गए, मतलब सेपरेट कर दिए गए। पहले एक ही था, तो इनको बाद में 2003 के बाद सेपरेट कर दिए गए। और नाम क्या था, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये एक हो गया, और दूसरा क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये दूसरा हो गया। और रिसेंटली हमने कल एक बात जो क्वेश्चन में लिया था, नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो है उनके लिए एक नया कमीशन बनाने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ऐसा हमने कल क्वेश्चन कवर किया था, याद है ना? देखिए, नहीं तो फिर से कल का वीडियो देख लीजिए, उसके उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है, देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया, ये हमें पूछा गया है। सो ए इज आरबीआई, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी इज सेबी एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, मतलब ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो। तो ये पीआईबी में इसके बारे में छोटी सी न्यूज़ थी, मतलब ये लोकसभा में जो हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में बताया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो ऐसे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 3 इंस्टीट्यूट कौन सी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिएट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये इनके बारे में हमें मतलब इतना कुछ याद रखना है ऐसी बात नहीं है, बस ये याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हर साल लेती रहती है। तो मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एलिमिनेट करने के लिए हो सकता है कि कभी एक आध मार्क भी मिल जाए इसमें एलिमिनेट करके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर अबाउट फ्रॉडलेंट स्कीम्स एंड फैसिलिटीज इन्फॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जी आप देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो पॉन्जी स्कीम्स वगैरह ऐसा कुछ चलता रहता है, और इसके बारे में जो हमारे इन्वेस्टर्स है उनको सतर्क करना, ये इस प्रोग्राम का मेन मोटो है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज करती है इन्वेस्टर प्रोग्राम इन रूरल एरियाज ऑल्सो। रूरल एरियाज में ये किसके थ्रू करती है, तो कॉमन सर्विस सेंटर CSC इनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। और ये CSC किसके अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और पिछले 2 सालों से मतलब 2014 से 2016 तक अब तक ऐसे 572 जो है 572 प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, तो रूरल एरिया की भी मतलब क्या एक डिजिटली और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हम सहायता कर रहे हैं इस प्रोग्राम से। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट CCI एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो फर्स्ट इज CCI is a body of Government of India responsible for enforcing the Competition Commission Act 2002 throughout India। ये जो एक्ट है इसको ये एनफोर्स करता है throughout India। Next is the objective of CCI is to prevent the practices having adverse effect on competition, to promote and sustain the competition in market, to protect the interests of consumers and to ensure freedom of trade carried by the participant in market। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शंस दिए गए हमें बताना है। जी ऑप्शन से के बजाय ना, मतलब हमने मेन क्या था कि CCI के बारे में आपको बताना है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है उसके करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये न्यूज़ थी, कंपटीशन कमीशन जो है उसने इम्पोज किया है 591 करोड़ रुपीज़ का फाइन कोल इंडिया के लिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो अक्टूबर 2003 में ये इस्टेब्लिश हुआ था कंपटीशन एक्ट 2002 के बाद। और इसका मेन मकसद ही यही है कि ये जो एक्ट है इसको थ्रू आउट इंडिया अच्छे से इन्फोर्स करना है। और साथ ही साथ ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मतलब कंपटीशन जो है वो फेयर होनी चाहिए। अगर 3-4 कंपनीज है उनके बीच में कंपटीशन अच्छे से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकेला जियो आ गया और उसने सभी
मार्केट जो है वो अभी कैप्चर कर लिया, साल भर के बाद बाकी कंपनियों की हालत ख़राब हो जाएगी और फिर एयरटेल नहीं, कौन से, वोडाफोन और आइडिया को एक साथ आके मर्जर करना पड़ेगा। और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन जो है वो फेयर होना चाहिए, इसके लिए काम करता है। और ये एक है ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 2010 का, इससे ये मतलब देखिए ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं कह सकते, या आप जो कोट है वो कोट एग्जाम में यूज कर सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन लॉ इज टू प्रमोट इकोनॉमिक इफिशियंसी, इकोनॉमिक इफिशियंसी को प्रमोट करना है। कैसे, तो कंपटीशन ये इसका मीन है। और कैसे, तो असिस्टिंग क्रिएशन ऑफ मार्केट रिस्पॉन्सिव टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, मतलब कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से जो कंपटीशन है वो होनी चाहिए, मतलब कंपटीशन ऐसी हो कि एंड जो कंज्यूमर है उसका फ़ायदा हो सके। और ये एडवांटेज क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, तो इसके थ्री फोल्ड ऑब्जेक्ट एडवांटेज होते हैं कंपटीशन के। कौन कौन से, तो अलोकेटिव इफिशियंसी, मतलब जो हमारे रिसोर्सेस है वो अच्छे से अलोकेट होते हैं इस वजह से। साथ ही साथ प्रोडक्टिव इफिशियंसी, मतलब क्या है कि अगर कंसिडर कीजिए कि 10 रुपए की एक चीज़ है और दूसरा वाला 12 रुपए में बेच रहा है, तो 12 रुपए वाले बेचने वाले को कम करना ही पड़ता है, मतलब 11 रुपए में तो एटलीस्ट बेचना ही पड़ता है। ऐसी ये प्रोडक्टिव इफिशियंसी हो जाती है। एंड लास्ट इज डायनेमिक इफिशियंसी, मतलब क्या कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को ईजाद करना होता है जितना ज़्यादा हो सके, सो दैट हमारी जो प्राइस है वो कम से कम हो सके। ऐसा ये थ्री फोल्ड फायदा होता है इस वजह से। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पायलट प्रोजेक्ट ऑन राम सेतु, और इसके कौन से करेक्ट है ये बताना है। द Indian Council of Historical Research will undertake a 2-month pilot project on Ram Setu this year, and this project will seek to ascertain or find out if the structures were result of a natural phenomena or man-made, मतलब राम सेतु जो है वो नेचुरल फेनोमेना है या मैनमेड है, इसके बारे में ये आइस इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहा है, ऐसा ये कहा गया है। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये न्यूज़ है ICHR टू अंडरटेक पायलट प्रोजेक्ट ऑन राम सेतु। तो जी बस मेन बात तो यही है कि ये नेचुरल है या मैनमेड है, ये देखने के लिए ये ICHR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये एक 2 महीने का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हाथ ले रहा है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ICHR ये क्या है, तो फ्लैगशिप रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन, फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है ये। और बाकी क्या है, तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1980s का, उसके अंडर ये रजिस्टर किया गया था। और बनाया कब गया था, 1972 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हिस्टोरियंस को जो है, हमारे देश भर के हिस्टोरियंस, इनको एक साथ लाना, सो दैट इनके व्यू जो है वो हम एक्सचेंज कर सके। साथ ही साथ नेशनल एक साइंटिफिक राइटिंग, और इसे जो हमारे सॉरी ये मैं देखता हूँ, टू गिव नेशनल डायरेक्शन टू ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक राइटिंग टू हिस्ट्री एंड टू हैव रैशनल प्रेजेंटेशन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का अच्छे से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, मतलब कुछ बस बिना संदर्भ के कोई भी बातें ऐसे सामने नहीं आनी चाहिए। ये भी एक काम ये हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो करता है। साथ ही साथ प्रमोट, एक्सेलरेट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च, हिस्ट्री के बारे में जो रिसर्च है उसको प्रमोट करने का काम भी ये करता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें से कौन सा करेक्ट है इसके बारे में, मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये हमें बताना है। तो फर्स्ट इज द WMO इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फैक्ट्स होते हैं ना जी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे ना छोटे से होते हैं जो एग्जाम में चेंज कर देते हैं, और फिर हम मतलब गलती कर बैठते हैं कि अगर यहाँ पे वन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसे इंटर गवर्नमेंटल की बजाय दूसरा कुछ भी लिख दिया होता तो हम सोचते कि हाँ होगा ही, लेकिन होता नहीं है। तो इन पे भी ध्यान देना है, इन वर्ड्स पे, की वर्ड्स होते हैं ये, इन पे ध्यान देना है। एंड सेकेंड इज इट इज़ अ हेडक्वार्टर इन सिंगापुर। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में नहीं, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। सो हमारा आंसर हो जाता है ए ओनली। ठीक है, ये न्यूज़ थी मोर एक्सट्रीम एंड अनयूजुअल वेदर इन 2017। WMO ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि 2017 में एक्सट्रीम और अनयूजुअल वेदर होगा। ठीक है, तो ये जैसा कि हमने कहा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 191 मेंबर्स है इसके, और इसके में स्टेट्स और टेरिटरी मिलके इसको 1950 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है अंडर यूनाइटेड नेशंस फॉर मीटरोलॉजी, मतलब ये वेदर एंड क्लाइमेट के लिए, मेट्रोलॉजी मतलब पता है ना, वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड, इसके लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड जो फिजिकल साइंस के बारे में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, एंड इज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है।
सॉरी, आज तो थक गया मैं। आज देखते हैं अभी हमारा 9th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। जो हमारा UNHRC जो है, ये देखना है, काउंसिल है, कमीशन है, ये अलग अलग है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो UNHRC जो है इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये देखिए, अभी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। नेक्स्ट इज हियर मेंबर स्टेट्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म। मतलब इनकी जो टर्म होती है यहाँ पे जो मेंबर होते हैं, इनकी 3 years की टर्म होती है। एंड नेक्स्ट इज द UNHRC इज अ सक्सेसर टू यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। मतलब ये पहले था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको रिप्लेस कर दिया गया है इस हमारी क्वेश्चन वाली इंस्टीट्यूशन से। एंड लास्ट इज इट इज सब्सिडरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। मतलब ये UNGA के अंडर आता है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट है। तो इसके कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो जी इसके सभी करेक्ट है। और ये न्यूज़ क्या थी, तो UNHRC जो है उसने श्रीलंका को 2 year का एक्सटेंशन दे दिया है टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू रिकंसिलिएशन ऑन वॉर क्राइम्स। जो 2009 में श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में उनकी मतलब प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो है, ऐसा कहना है UNHRC का। मतलब श्रीलंका जो है वो इसके बारे में उनके जो विक्टिम्स है उनकी सहायता के लिए अच्छे से कदम नहीं उठा रहा। सो और 2 साल का इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है। और जो UNHRC के जो चीफ है ना, उन्होंने कह दिया है कि श्रीलंका का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है और उनके लिए उन्होंने कुछ कदम जो है वो उठानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी क्या है, तो UNHRC होल्ड्स रेगुलर सीजन्स सेशंस 3 times a year। मतलब इनके साल में 3 बार सेशन होते हैं, मार्च, जून और सितंबर में। साथ ही साथ अगर इनको कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये ऐसे स्पेशल सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे अब तक कुछ 20 सेशन हो चुके हैं उनके। और इनके ना मतलब एक जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे कि 3 year के टर्म के लिए होते हैं। मतलब कैसा है कि अभी हम इसके मेंबर है UNHRC के, तो हम कितने कब से मेंबर है, 2014 टू 2017। ऐसा इसका एक गैप होता है, 2014 टू 2017, देन 2015 टू 2018, ऐसा 8 साल के लिए होता है। और साथ ही साथ कोई भी जो मेंबर है ना वो लगातार मतलब 2 बार के बाद नहीं हो सकता। मतलब नो मेंबर में ऑक्यूपाई अ सीट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। मतलब 2014 टू 2017 हम हो गए, फिर 2017 टू 2020 होने के बाद हम फिर से इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा ही है। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 2006 में। और इसके कुछ 47 सीट्स होते हैं जो ये जो मेंबर है वो अपने में से भरते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इंडिया रैंक्स 87th ऑन एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। ये जो इंडेक्स है एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन पब्लिश करता है। हमारा इसमें जो रैंक है वो 87 है, तो इसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो जी इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये न्यूज़ थी इंडिया रैंक 87 ऑन एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस। ये अगर आपने न्यूज़ भी मतलब ये देखा होगा तो आप जान बता सकते थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बनाता है। तो हम 87 रैंक पे आए। और लेकिन हमारे लिए जो मतलब निगेटिव बात जो है वो ये है कि हमारा पोल्यूशन के बारे में जो है ना वो हमारा रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो स्विट्ज़रलैंड ने इसको टॉप किया है। और इसमें ये इंडिया जो है उसने हमारा लास्ट ईयर जो रैंक था वो 90 था, तो उससे 3 पायदान जो है हम ऊपर आ गए। बात तो है अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए। और एक बात इसमें ऐसी नज़र सामने आई है कि लार्ज जो कंज्यूमर है एनर्जी के बड़े कंज्यूमर, मतलब चाइना देखिए 95 नंबर पे है, इंडिया 87 पे है, जापान 45 पे है, रशिया 48, USA जो है 52 पे है। मतलब इनकी जो रैंकिंग है ना आइदर कम हुई है या फिर इनका ज़्यादा कुछ मतलब मार्जिनल गेंस नहीं हुए, ऐसा दिखाई पड़ा है। ठीक है, मतलब हमारे जो मोर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है उनके बारे में ये जो एनर्जी आर्किटेक्चर है वो इंडेक्स जो है वो खराब दिखा रहा है रैंकिंग। ठीक है, ये 2013 से इसका कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ है और ये 18 इंडिकेटर्स यूज़ करता है। और इसके मेन जो है वो 3 जो मतलब इनको 18 जो है वो तीन ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो कौन कौन से है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड थर्ड इज एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसके है ना कुछ स्टैट्स देख लेते हैं हम, स्टैटिस्टिक। जी ये अगर आप मतलब ऐसे के ऐसे आपको रटना है ऐसा तो बात नहीं कह सकते। आप एक काम कीजिए, एक न्यूज़ छोटी सी एक डायरी बनाइए जिसमें आप है ना ऐसे स्टैट्स लिखते रहिए और बीच बीच में पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसमें ये अगर आप कहीं पे भी मतलब मेंस में ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो।
तो क्या है कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है रिलेटेड टू एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ये था ना, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, इसके बारे में हमारा रैंक है 95। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐसी एनर्जी हमें मिलती कितनी है, तो वन, जो हमारे पूरे टोटल वन, मैं भूल गया ये, 95 नंबर है, जो टोटल जितना देशों का इंडेक्स किया गया था इसमें से 95 है, ठीक है। बाद में क्या है, तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें हमारा नंबर 101 है। और साथ ही साथ यूजेज ऑफ सॉलिड फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए अच्छा फ्यूल यूज़ करना, इसमें भी हमारा सॉलिड फ्यूल, सॉरी, तो इसमें हमारा नंबर है 108। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंडर अभी हमने जो कुछ कदम उठाए, तो इससे अगर ये अच्छे से होते हैं, मतलब क्या, टू इंक्रीज द सोलर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय 2020, अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट होता है और अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो हमारा रैंक बढ़ सकता है। और जो हमने सबसे पहले कहा था कि हमारा पोल्यूशन जो था, पोल्यूशन के अंडर हमारा कंडीशन वर्स है, तो ये देख लिए, ये CO2 का जो इमिशन है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इसमें हमारा नंबर है 117। और साथ ही पर्टिकुलर मैटर का जो लेवल है, पर्टिकुलर मैटर जो दिल्ली में जो बहुत ही देखा, दिल्ली के वक्त न्यूज़ में आया था, तो उसका नंबर है हमारा 123। देखिए हम कितने पीछे पोल्यूशन के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हो गया आज के क्वेश्चन। ये जो स्टैटिस्टिक थी ना अभी जो हमने बताई, इसको अच्छे से कहीं पे लिख लीजिए, सो दैट ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम हमारा रिवीजन वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतना पोस्ट कर देंगे। रिवीजन वीडियो अच्छे से देखना है और रिवाइज करना है। चलो मिलते हैं, बाय, कीप स्टडिंग, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड।